गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। मैं हूं श्याम और आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट साइंस सीरीज का पहला वीडियो देखेंगे और इसमें हम साइंस में बायोलॉजी को सबसे पहले देखेंगे, यानी जीव विज्ञान जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, इसके बाद फिर हम केमिस्ट्री को देखेंगे और फिर उसके बाद फिजिक्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी देखते हैं। और मेरे इस लेक्चर की विशेषता यह है कि मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा और जहां कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी वहां इमेज और पिक्चर के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता जाऊंगा और समझाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान है क्या? इसके इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं और यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ बायोस और लोगोस। लोगोस एक ग्रीक शब्द है। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं वह जीव विज्ञान कहलाता है। अब आते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में किया हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो यह लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अब आते हैं जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। जैसे विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जीव विज्ञान, वैसे जीव विज्ञान की भी कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अब जैसे जंतु विज्ञान, वह विज्ञान जिसमें सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो वह जंतु विज्ञान कहलाता है, जिसे जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान वह शाखा जीव विज्ञान की जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और शाखाएं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको एग्जाम में पूछा ही जाता है और निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में एक शाखा तो पूछ ही ली जाती है। तो आइए देखते हैं, उसको समझने का भी प्रयास करते हैं। सबसे पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, यानी मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन कौन से इसके ब्रीड होते हैं, तो यानी मधुमक्खी पालन का पूरा अध्ययन हम करते हैं। अब यह दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एपी और एक है कल्चर। कल्चर मतलब होता है पालन, यानी किसी भी चीज के जब पालन का अध्ययन करेंगे, कैसे उसको पाला जाएगा, कैसे उसका कल्चर किया जाएगा, तो फिर वो होता है कल्चर। और एपिस है जो मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम है, एपिस इंडिका, इसी से ये एपी बना हुआ है, तो एपीकल्चर हो गया। अब दूसरा है सेरीकल्चर। तो इसमें सेरी और कल्चर, इसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन का अध्ययन, यानी मछलियों को कैसे पाला जाता है, उनका कैसे ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सी ब्रीड यूज की जाती है, ये पालन का अध्ययन है। अब पीसीएस मतलब होता है मछली, इसलिए इसे मत्स्य पालन कहते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन, कवक या फंगस इसे कहते हैं। और जो नॉर्मल हम जिसको जानते हैं, जिसे मशरूम हम खाते हैं, वह एक कवक है। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी है। मशरूम मतलब माइकोलॉजी से म से माइको भी शुरू हो रहा है और मशरूम भी शुरू हो रहा है। और फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवालों का अध्ययन होता है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। फाइकोलॉजी, फाई मतलब होता है पौधा, यानी फाइटो, फाइटो मतलब होता है पौधा, और माइको मीन्स होता है कवक। तो इस तरह से इसका अध्ययन। और लॉगीज का हमेशा से मतलब होता है, जहां भी लॉगी होगा उसका मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथो मतलब होता है पुष्प, यानी पुष्पों का अध्ययन, जो फूल होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी, पोम मतलब होता है फल और फलों का अध्ययन यहाँ हो जाएगा। आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई कह सकता है कि अभी तो हमने देखा कि पिसीकल्चर होता है मत्स्य का, और यहाँ इक्थियोलॉजी अब बता रहे हैं। तो देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ये इक्थियो है, इक्थियो मतलब होता है मछली, और यहाँ पीसीस मतलब भी होता है मछली, लेकिन यहाँ कल्चर है, यहाँ लॉजी है। यह मछलियों का अध्ययन करते हैं, यानी मछली का हम
काट के या उसका आंतरिक अध्ययन करते हैं, उसके एनाटॉमी को देखते हैं, उसके गिल्स कैसे हैं, उसके सल्क कैसे हैं, ये सारी यानी सिर्फ मछली का अध्ययन करते हैं। लेकिन पिसीकल्चर में जो होता है, उस मछली को कैसे पाला जाता है, उसको कैसे बड़ा किया जाता है, उसका कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, इसका अध्ययन होता है। तो दोनों में ये बेसिक अंतर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मछली का अध्ययन किया जाता है, मछली को ले आते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, और यहाँ मछली कैसे पालते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। अब इसको याद करने का एक ट्रिक कहिए या फिर एक वो कहिए, अंट मतलब होता है चींटी, चींटी भी एक कीट है। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो मतलब होता है वृक्ष या झाड़ी और उनका अध्ययन, यानी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रॉन यानी डेंड्रोलॉजी, वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी मतलब सर्पों का अध्ययन, यानी सांप जो होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या उनका मतलब स्ट्रक्चर वगैरह होता है, वो ओफियोलॉजी आता है। अब आता है सौरोलॉजी, सौरोलॉजी मतलब होता है छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। और फिर से कोई कह सकता है पेड़, यहाँ पे वृक्षों का हमने देख लिया, यहाँ पे काष्ठी पेड़ है। तो दोनों में बेसिक अंतर है कि डेंड्रोलॉजी मतलब होता है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, यहाँ उनका अध्ययन करते हैं, उसको काट का मतलब कितने दिन का हो गया या क्या भी चीज़ें हैं जो उसका काट वगैरह करके कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो उनका अध्ययन करते हैं, यानी वृक्षों का अध्ययन करते हैं, झाड़ियों का। लेकिन यहाँ पेड़ों का संवर्धन करते हैं, संवर्धन माने ग्रो कराना, यानी कैसे वो डेवलप होता है, कैसे उसका प्रोपोगेशन कराते हैं, कैसे उसको लगाते हैं, क्या क्या उसमें खाद डालना पड़ता है, ये हो जाएगा सिल्वीकल्चर में। तो सिल्वीकल्चर माने काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। अब आते हैं, हमने जब इसको देख लिए हैं, इसके विभिन्न ब्रांचों को, तो अब आते हैं कि जीव विज्ञान कैसे आया। तो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, और लॉजी जो होता है वो ग्रीक वर्ड ही है। ग्रीक साइंटिस्ट अरस्तु थे, अरस्तु के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये बहुत महान दार्शनिक हैं थे। इन्होंने ही जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में बताया, यानी जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया उन्होंने। उसके बारे में यानी जो पौधे होते हैं, जो जंतुएं होती हैं, उनके बारे में अपना व्यू यानी अपना पक्ष रखा कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अपने विचार इन्होंने जब बताए, तो इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा गया। हाँ? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? ये अरस्तु थे, और इन्हीं को ही जंतु विज्ञान का भी जनक कहा गया। जैसे बायोलॉजी का एक ब्रांच है जूलॉजी और बॉटनी, और बॉटनी का फादर कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे, यानी प्लांट का यानी वनस्पति विज्ञान के पिता जो होते थे वो थियोफ्रेस्टस थे। लेकिन जीव और जंतु जो ज से शुरू होता है उसके कौन थे? अरस्तु थे। अब आगे आते हैं, अब वर्गीकरण कैसे करते, कैसे हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि कौन क्या है। अब वर्गीकरण में सबसे पहले अरस्तु ने ही बताया था कि क्या होते हैं जीव जंतु, तो इन्होंने क्या कहा, दो समूह में बांट दिया। क्या है, एक वो हो गया, एक जंतु हो जाएगा, एक पौधा हो जाएगा। तो एक जंतु समूह हो जाएगा, एक वनस्पति समूह हो जाएगा। जब दो भाग में हम बांटेंगे उसको, तो दो उसमें हो जाए जंतु यानी जो हम लोग हैं, और पौधे, उनको अलग अलग कर दिया। इनके बाद आते हैं कार्लवान लिनियस साहब, अरस्तु के बाद। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है। वह बुक है सिस्टेमा नेचुरी। अब इसको अगर हम देखें, एक सिस्टेमा, सिस्टेमा मतलब होता है सिस्टम, नेचुरी माने होता है नेचर यानी प्रकृति, यानी प्रकृति का नेचर। इन्होंने इस नाम से बुक लिखा था, सिस्टेमा नेचुरी के नाम से। तो उसमें जितने भी जीवधारी होते हैं, अब उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उन्होंने क्या किया, दो किंगडम में बांट दिया। यानी जैसे राजतंत्र होता है, एक राजा कि उसका ये राज है, इसका ये राज है, ऐसे इन्होंने दो जगत में बांट दिया। यानी एक प्लांट जगत होगा, प्लांट किंगडम हो जाएगा जहाँ सारे पौधे होंगे, और एक जंतु किंगडम हो जाएगा, यानी एनिमल किंगडम हो जाएगा, जंतु जगत। तो इनका एक प्लांट होगा और एक जंतु होगा। अब आते हैं, और लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की थी, यानी जो इन्होंने क्लासिफिकेशन शुरू किया, उसी सिस्टम पे जो आधुनिक हमारा क्लासिफिकेशन होता है, जैसे दो नाम होते हैं, जैसे हम होमो सेपियंस हैं, होमो और सेपियंस दो नाम है, और फिर उसके बाद मतलब ये इसे क्या कहते हैं, बाइनामल नोमेनक्लेचर, बाइनामियल नोमेनक्लेचर होता है। इसीलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। जो कार्ल लिनियस थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो
अब आगे इनसे एक कदम आकर जब और डीप स्टडी किया, एक विटेकर साहब थे, विटेकर, अगर इनको याद करने के लिए आप वो कर सकते हैं वाइट टेकर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब थोड़ा सा और डीप स्टडी की तो इन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ जंतु और पौधे नहीं होते हैं, इन और भी कुछ होता है। तो इन्होंने क्या किया, उसके आधार पे कुछ 5 जगत प्रणाली लाई। अभी तक तो सिर्फ 2 चल रहा था, अरस्तु ने 2 कहा, कार्ल लिनियस ने 2 कहा, लेकिन विटेकर कहे नहीं, 2 में नहीं काम चलेगा, 5 आता है। और कुछ अलग अलग डिफरेंशिएट इन्होंने किया, अलग अलग लक्षण दिए। 5 जगत यानी 5 किंगडम सिस्टम इन्होंने विटेकर ने दिया। और पहला इन्होंने कहा कि मोनेरा होगा। मोनो मतलब एक होता है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले मोनेरा हो जाएगा, मोनो। प्रोटिस्टा दूसरे नंबर, प्रो जैसे प्री परीक्षा होती है ऐसे प्री हो गया। मोनो पहले नंबर पे मोनो, दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे पौधे आते हैं, यानी वो भोजन बनाते हैं। चौथे नंबर पे कवक आएगा और 5वें नंबर पे जंतु, यानी जंतु सबसे लास्ट में आते हैं। तो इस तरह से कुल 5 किंगडम में बांटा गया। सबसे पहले मोनेरा, इसको याद हम कैसे करेंगे, मोनो मतलब एक होता है। दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, जैसे हम प्री एग्जाम देते हैं, वो प्री से प्रो समझ लेंगे, प्रोटिस्टा। 3 नंबर पे प्लांट रख देंगे, पौधे। चौथे नंबर पे हम कवक को रखेंगे, यानी फंगस, यानी मशरूम जो होते हैं। और 5वें नंबर पे हम एनिमल को रखेंगे, यानी जंतु को। जैसे 5 पांडव होते थे, वो भी एनिमल थे, इस तरह से हम याद करते हैं। अब आते हैं मोनेरन के, हम कुछ गुण देखेंगे मोनेरन में कौन कौन आता है। तो इस धरती पे जो भी सबसे पहले आया, धरती पर मतलब जल में जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, यानी जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु की इंग्लिश होती है बैक्टीरिया, इसको हम आसानी से बैक्टीरिया कहें तो समझ सकते हैं। और साइनोबैक्टीरिया, ये कुछ नीले कलर का बैक्टीरिया होता है, ये भी एक बैक्टीरिया ही था। और आर्की बैक्टीरिया, यानी जो सबसे पुराने बैक्टीरिया होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी क्या क्या चीज होता है इसमें, बैक्टीरिया ही सम्मिलित होता है मोनेरा में, अगर कहा जाए तो। अब आते हैं दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, यानी जब बैक्टीरिया के आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें क्या होंगे, एक कोश की जीव, यानी ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका के बने होंगे। दूसरे जैसे जलीय होते हैं, जो पौधे में ही सिर्फ पाए जाते हैं, यानी एक कोश की हो या जलीय हो, ये पौधे में ज्यादातर पाए जाएंगे, क्योंकि शुरू शुरू में जो भी पैदा होता है वो जल में ही पैदा होता था। और उसके बाद यूकैरियोटिक जीव शामिल किए गए, यानी जो थोड़े से अपग्रेडेड थे उन्हें यूकैरियोट कहा गया। और पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी, यानी इसे युग्लिना कहते हैं, इसी जगत में है। यानी न तो यह पौधा है और न तो यह पूरी तरह से जंतु है, क्योंकि पौधा इसलिए है कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जंतु इसलिए है इसमें फ्लैजला वगैरह पाया जाता है और ये करता है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। क्या, सूर्य के प्रकाश में यह स्वपोषित होता है, यानी खुद का भोजन बना लेता है, और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित होता है, यानी दूसरे जगह अपना भोजन कर लेता है। और इसमें ज्यादातर प्रोटोजोआ आते हैं। अब प्रोटोजोआ का एग्जांपल हम अगर बता दें तो जिससे मलेरिया होता है, मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वाइवेक्स तो एक प्रजाति है, इसके 4 प्रजाति होते हैं, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो प्रोटोजोअन्स होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिट का, जिससे हमें डिसेंट्री हो जाती है। एंट अमीबा जिंजिवालिस, जिससे पायरिया रोग होता है। तो ये सारे प्रोटोजोअन, और जितने भी प्रोटोजोअन होते हैं वह रोग कारित करते हैं मनुष्यों में और अन्य जंतुओं में। अब तीसरे नंबर पे आते हैं पौधे। पौधों को आप सभी लोग जानते हैं, पादप जिसे कहते हैं। इसमें प्रायः सभी रंगीन होते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल होता है ज्यादातर, जो ग्रीन होंगे, बाकी जो कलर होंगे उसमें अलग अलग वो कैरोटीनॉइड वगैरह पाया जाता है। बहुकोशिकीय होंगे, यानी एक कोशिकीय का, इससे पहले हमने देखा था जो प्रोटिस्टा थे, और ये बहुकोशिकीय हो जाएंगे, यानी एक से ज्यादा कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे शैवाल, जो हम काई देखते हैं जहां पानी लगता है, हरे हरा। मांस हो गया, पुष्पी पादप और पुष्पी पौधे और अपुष्पी बीजी पौधे, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प पाया जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है, अपुष्पी पौधे इसी जगत के अंग हैं। अब आते हैं, पौधों को हमने देख लिया, तो आते हैं फंगस देखते हैं, यानी जिन्हें कवक कहते हैं। मशरूम इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, और बाकी जहरीले भी होते हैं। जैसे हम लोग कुकुरमुत्ता देखे हैं, अगर गांव में देखा जाए तो इसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, सफेद छतरी के जैसा निकला रहता है। और ये यूकैरियोट होते हैं,
और परपोषित होते हैं, यानी ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं क्योंकि ये सफ़ेद होते हैं कलर में, तो इनमें क्लोरोफिल न होने के कारण अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ये अवशोषण के द्वारा भोजन अपना लेते हैं, यानी ये सड़े गले चीज़ों पे उगते हैं, जैसे कोई सड़ता हुआ गोबर हो या कोई पुराना सड़ता हुआ लकड़ी हो, उस पे उगते हैं। ये इतरपोषी यानी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये अवशोषण के द्वारा लेते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, यह मृतोपजीवी होते हैं, यानी जो मृत चीजें होती हैं उसी पे उगते हैं, उसी से अपना भोजन लेते हैं। और इसकी कोशिका काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो फंगस होता है यानी जो कवक होता है, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, जबकि अन्य पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। तो 3 चीजों को हमें याद रखना है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, जो फंगस होते हैं यानी कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति बनी होती है। और जंतुओं में तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। अभी हम आगे इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं जंतुओं को देख लेते हैं। जंतु 5वें और सबसे लास्ट में आते हैं। इस जगत में सभी बहुकोषकी होते हैं, इसमें एक कोषकी तो एक भी नहीं होगा, सभी बहुकोषकी होंगे। जंतु समभोजी, जंतु समभोजी का मतलब क्या होता है? होलोजोइक, जो किसी भी चीज को पूरा पूरा निगले या चबा के खाए, यानी हमने किसी चीज को क्या किया? निगल लिया, या उसको अंदर हम पचाते हैं लाके। ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होंगे। उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं, यानी ये निश्चित रूप से उपभोक्ता होते हैं, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ युगलीना को छोड़ के, क्योंकि युगलीना जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी माना जाता है। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से? एक हम तो खुद ही हैं, जो स्तनधारी, हाइड्रा होता है, जेलीफिश होता है जो समुद्र में पाया जाता है, क्रीमी जो पेटों में पाया जाता है, बच्चों के पेट में सफेद सफेद जो कीड़े होते हैं, सितारा मछली यानी एस्टेरिया रूबेंस जिसे कहते हैं, सरीसृप मतलब जो छिपकली होती है, जो स्नेक होते हैं, उभयचर यानी मेढक, पक्षी, और स्तनधारी, स्तनधारी में हम लोग आते हैं, इसी जगत के अंग हैं, यानी ये जंतु होते हैं। अब एक नोट करके इसमें दिया हुआ, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है। जहां भी लूसेंट में नोट लिखा हो या कलर से दिया हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, और एग्जाम में उसके आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और वनडे एग्जाम में तो निश्चित रूप से आता ही आता है। तो यहाँ नोट दिया गया है, इसको तो हम निश्चित रूप से याद कर लेंगे कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट जो है स्पीसीज होती है। जैसे हमने कहा जाति, तो मानव जाति, यानी हम मानव हैं, तो यही हमारी वर्गीकरण है, यानी मानव, ये दूसरा नहीं होगा। अब आगे आते हैं, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। इससे पहले हमने लिनियस का नाम पढ़ा, जो कि सिस्टेमा नेचुरी बुक अपना लिखे हुए थे, उन्हीं के बेसिस पे अब आधुनिक नामकरण हुआ। नाम कैसे हम रखते हैं जंतुओं के, पौधों के? तो ये लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। इनका नाम हमें याद रखना है, और हमेशा से पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग, अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? वो थे कैरोलस लिनियस, यानी कार्लवान लिनियस या कैरोलस लिनियस, जिन्हें टैक्सोनॉमी के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। यानी वर्गीकरण जो हम करते हैं, इनको फादर का इन्होंने दिया हुआ था। जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना। यानी इन्होंने कहा कि जितने भी जीवधारी हैं, पौधे हों, जंतु हों, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, उस जीवधारी का जिसमें जीव है उसका नाम 2 लैटिन भाषा से मिलकर बना होता है। पहला नाम है वंश का, यानी किस जेनरा से आ रहा है, दूसरा नाम है उसके जाति का। जैसे हम लोग नहीं कहते किस वंश के हैं, तो वंश और जाति आपकी कौन सी है, तो ये चीज, जैसे मुगल वंश हुआ और सारी चीज। अब मुगल वंश में भी अगर आते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे मुगल वंश हुआ तो पहले वंश हो गया, फिर किस जात के हैं, यानी कौन से है वो मुस्लिम में आते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं, इस तरह से। तो वंश तथा जाति के नामों के बाद उस वर्ग की विद यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस उपजाति को खोजा था। तो इसमें 3 नाम लिखे जाते हैं, द्वैतथा ही यानी
पहले उसका वंश का नाम लिखा जाएगा, जेनेरिक नाम लिखा जाएगा, दूसरा उसके जाति का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा जिसने उसको खोजा था, ठीक है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होमो सेपियंस लिन है, कंप्लीट जो होता है होमो सेपियंस लिन होता है। अब यहाँ पे होमो हमारे वंश का नाम है, सेपियंस हम जाति हैं। जैसे अगर जो बंदर होते हैं वो दूसर होते हैं, जैसे क्रोमैग्नन हुए वो और सारे चीज हो गए, या फिर वो नियंडरथल हो गए। और लिन मतलब होता है लीनियस, लीनियस ने सबसे पहले इसको खोजा हुआ था इसलिए लिन लिखा गया, लेकिन हम लिन को हटा देते हैं। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है और जिसकी जाति क्या है, सेपियंस है। यानी होमो में कई सारी जाति हैं, जो बंदर भी आते हैं होमो में भी आते हैं, चिंपैंजी होमो में आते हैं, लेकिन हम सैपियंस है वो अलग है। और लिन जो है वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जात को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। तो अगर हम क्लासिफिकेशन को फिर से देखें, जो द्विनाम पद्धति थी, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखी थी, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं। और इन्होंने जितने भी जीव होते हैं जिसमें जीव पाए जाते हैं वो दो नाम से इन्होंने वो किया, पहले उसका वंश का नाम फिर उसके जाति का नाम लिखा जाता है, और तीसरे स्थान पे उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने उस जाति को खोजा हुआ है। तो यही है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं या आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कह नहीं सकते हैं कि आएगा ही, लेकिन आ सकते हैं। जैसे मनुष्य का नाम होमो, यह है इसके वंश का नाम, सेपियंस मतलब हमारी जाति का नाम है, तो हमारा नाम है होमो सेपियंस लिन, यानी लिनियस ने खोजा हुआ था। मेढक को देखेंगे, फ्रॉग का नाम जो है, फ्रॉग इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका नाम है राना टिग्रीना। राना इसके वंश का नाम है और टिग्रीना इसके जाति का नाम है। तो हम ऐसे बोलते जाएंगे, और ये दोनों वंश और जाति का ही नाम है, पहले वंश का नाम होगा उसके बाद जाति का नाम। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, अब देखो डोमेस्टिक जो होता है घर में रहने वाली, इसको डोमेस्टिक कहते हैं, और फेलिस इसका वो नाम है, तो फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता कैनिस फेमिलियरिस, ये याद करने का ढंग भी है, ये डोमेस्टिक है यानी जो घर में रहती है उसको डोमेस्टिका कहेंगे। कैनिस और फेमिलियरिस यानी ये भी फैमिली में रहते हैं कुत्ते ज़्यादातर, और कैनिस मतलब होता है जो कैनाइन यानी जो लंबे दांत होते हैं कुत्ते के जो दिखते हैं हमको, उसको कैनाइन कहते हैं, उसी से पड़ा हुआ कैनिस। कैनिस फेमिलियरिस यानी ऐसी फैमिली जिसमें वो लंबे दांत होते हैं यानी कैनाइन होते हैं, ये कैनिस फेमिलियरिस हुआ। गाय का नाम है बॉस इंडिकस, इंडिकस माने इंडिया से लिया गया यानी इंडिया में गाय पाई जाती है, बॉस इंडिकस, यानी इसको अगर हम याद रखें तो बॉस और इंडिया का इंडिकस। मक्खी का नाम यानी हाउस फ्लाई का नाम है मस्का डोमेस्टिका, देखिए ये भी घर में पाई जाती है इसलिए इसका भी नाम डोमेस्टिका है, और बिल्ली भी डोमेस्टिका, ये बिल्ली भी घर में ही पाई जाती है इसलिए इसका भी नाम डोमेस्टिका है। कुत्ता फैमिली की तरह से रहता है इसलिए को फेमिलियरिस बोला गया है, और इंडिया में गाय को ज़्यादा माना जाता है इसलिए इंडिकस का। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है, ये याद करने का एक ढंग है, मैंने इस तरह से याद रखा। मैंगो का मैंगी फेरा इंडिका, ये भी इंडिया से ही जुड़ा हुआ है, तो मैंगी यानी मैंगो, मैंगी फेरा इंडिका। धान का नाम ओराइजा सेटाइवा। व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का नाम है पाइसम सटाइवम, पाइसम सेटाइवम। चना का नाम है साइसर एरिटिनम, और सरसों का नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, यानी मस्टर्ड सरसों का नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। इसको अगर हम 2-3 बार याद करें या फिर किसी भी ढंग से याद कर लें, रिवाइज कर लें, तो ये याद हो जाता है ज़्यादातर। अब हम लोग आगे देखेंगे कोशिका विज्ञान। हमने एक बेसिक जो ओवरव्यू था जूलॉजी का ले लिया है, अब आते हैं कोशिका विज्ञान, देखते हैं कि सेल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम प्रयास करते हैं इसको समझाने का और देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, यानी वह द्रव्य जिसमें जीव होता है यानी जिसमें जान होती है। अगर एक नॉर्मल लेमैन की भाषा में देखा जाए, जीव द्रव्य होता ही वह है कि जिसमें जीव होता है या जिसमें जान होता है। अगर सूख जाए तो आदमी मर जाता है, यानी ये प्रत्येक सेल में पाया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने किया था, परकिंजे ने किया था। सन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जीव द्रव्य की खोज यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज
किसने किया था? पुरकिंजे। अब इसको याद कैसे रखेंगे प्रोटोप्लाज्म? मैंने इसको दो तरह तोड़ा। प्रोटो माने होता है पहले का, यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले होना चाहिए, और प्लाज्म माने होता है, जैसे प्लाज्मा हमारे खून का प्लाज्मा होता है, लिक्विड होता है, ये हर लिक्विड में प्लाज्मा होता है, तो ये प्लाज्मा हो गया। और प्रोटो माने पहले का, जैसे वहाँ प्रो हमने दिया था, देखा था प्रोटिस्टा, तो इसे सबसे पहले प्रोटो यानी पहले का, प्लाज्मा यानी बिना प्लाज्मा के कुछ हो नहीं सकता है, यानी जीवद्रव का नामकरण किसने दिया था? पुरकिंजे ने। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है ये। वैसे नॉर्मली ये परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता, जहां लिखना होता है वहां क्वेश्चन आता ही आता है। यह क्या है? लिक्विड है, गाढ़ा है, रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, पारभासी, यानी अगर हम देखें तो आर पार सीधा सीधा नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता है, यानी न तो ये ट्रांसपेरेंट है और न तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, यानी न तो ऐसा है कि हम पूरी तरह देख सके, यानी जैसे मोटा शीशा होता है जिसके आर पार हम सही से देख नहीं सकते, या हल्का फुल्का दिखता है, उसे पारभासी कहते हैं। ये लसलसा होता है, जैसे लेई जैसा जो गोद होता है, वजन युक्त पदार्थ है, इसमें वजन होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी में होती हैं, यानी अब जो हमने पहले बताया, यानी जीव की सारी जैविक क्रियाएं, यानी हमारी जिंदगी में जितनी सारी चीजें चलती हैं, हम अगर बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब कुछ इसी के जरिए गवर्न होती है। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अगर जीव द्रव्य न हो तो हमारा जीवन होगा ही नहीं, यानी यही भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है ये। बगैर जीव द्रव्य के हमारा जीव या कोई जीव या हमारी जिंदगी हो ही नहीं सकती है। और जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, या बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब होता है कोशिका, प्लाज्म मतलब होता है द्रव्य, यानी प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा यानी पानी। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियो मतलब होता है केंद्रक, प्लाज्मा माने होता है द्रव्य। अब हम इसको थोड़ा सा करें, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। अब ये भी होगा कि भाई कोशिका क्या है, कोशिका और केंद्रक क्या है और झिल्ली क्या है। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। तो हम आइए एक फिगर देखते हैं जो कोशिका का ही है, तो उससे हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर देखें यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली है पतली सी, ये ऊपर तो सेल वाल है इसे कहेंगे ये, लेकिन ये कोशिका झिल्ली, ये सेल वाल है पूरी मोटी सी, और ये अंदर वाली जो झिल्ली पाई जाती है, यहाँ पे एक झिल्ली होगी जिसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, यानी कोशिका झिल्ली कहेंगे। ये जितनी चारों तरफ अंदर वाली वाल है, इसको क्या कहेंगे? ये सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। यहां से लेके, और ये है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक ये होता है, और इस केंद्रक में यह जो है, इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। और ये जो होता है, यह कोशिका द्रव्य होता है। ये यानी ये जो नीला नीला दिख रहा है, हल्का हल्का नीला, यही है केशिका, वो क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म इसी को कहेंगे। ये सारा, यानी इसी प्रोटोप्लाज्म में ये सारी चीजें, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आगे हम लोग देखेंगे इसी को क्या कहते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म का। अब आइए आगे देखते हैं। कोशिका द्रव्य यानी कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है, और केंद्रक द्रव्य जो होता है वो कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है, यानी यह केंद्रक है, ऊपर यह काट के दिखाया गया, इसके अंदर जो होगा, ये जो नीला हमें दिखाई दे रहा है, यही केंद्रक द्रव्य है, और यह कोशिका द्रव्य है। इसी को क्या कहते हैं? दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और जीव द्रव्य के 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना है, यानी जो हमारा जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, इसका 99% भाग क्या होता है? यह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, यानी कहते हैं ना, बगैर ऑक्सीजन के हमारी जिंदगी हो ही नहीं सकती। अगर हम सांस ना लें, मान लीजिए 2 मिनट 3 मिनट, यानी कुछ लोगों की कैपेसिटी होती है, अगर हम सांस ना ले पाए तो हमारी डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो जाएगी? क्योंकि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, यानी जो कोशिका द्रव्य है, यानी जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का 76% यानी 2/3 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कंपोजिशन गड़बड़ा जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी, और डेथ हो जाएगी तो आदमी की भी डेथ हो जाएगी, या किसी भी जीव की डेथ हो जाएगी। इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। दूसरे नंबर पे कार्बन होता है, यानी जो हमारी बॉडी है कार्बन से मिलकर बना, जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन है, प्रोटीन में भी कार्बन है, तो कार्बन जो होता है 10.5% यानी 10.5% कार्बन, हाइड्रोजन जो होगा 10% होगा, नाइट्रोजन जो होगा 2.5% होगा, सबसे कम नाइट्रोजन।
सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म 90% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना, यानी 76% ऑक्सीजन, 10.5% कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। अब आगे आते हैं, जीव द्रव्य का 80% भाग जल होता है, यानी जो जीव द्रव्य है लसलसा होता था, ये तरल होता था, तो यानी इसका 80% भाग जल होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक तत्वों का अनुपात 81 और 19% का होता है, यानी अकार्बनिक तत्व मतलब ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सब ये सारी चीजें जो है कार्बन को छोड़ के। कार्बनिक तत्व वो होते हैं जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, वो कार्बनिक हो जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सारी चीजों को। और अकार्बनिक जो एलिमेंट होते हैं जितने, वो अकार्बनिक होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीजें। तो 81% अकार्बनिक होता है, यानी इनऑर्गेनिक, और 19% कार्बनिक, यानी कार्बनिक होता है। अब आइए देखते हैं कोशिका के बारे में। सेल क्या होता है? सेल या कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक क्या होता है? फंक्शनल। और संरचनात्मक मतलब होता है जिससे हमारी संरचना हुई है। जैसे एक बिल्डिंग अगर बनी है तो उसमें ईंट जो होती है वह उस बिल्डिंग की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी ईंट से छोटा कुछ नहीं होता है। ईंट को चिपकाने के लिए जो सीमेंट वगैरह लगते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ईंट से ही मिलके हमारा बॉडी बना होता है, जो घर बना होता है वो ईंट से मिलकर। इसी तरह से लाखों करोड़ों सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। तो इसीलिए अब सेल है क्या? तो सेल अभी हमने आपको दिखाया है, ये सेल है, ये कोशिका है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, इसमें सारे कंपोनेंट पाए जाएंगे जो जाते हैं, जो हम लोग अभी देखेंगे। और आगे आइए देखते हैं। और ये सॉरी, हम लोग देखते हैं अब सेल का देख लिए। फंक्शनल यानी इसी से सारे काम स्टार्ट होते हैं, संरचनात्मक इसी से सारी संरचना बनती है, कई सारे मिलके। अब देखते हैं सब सेल मिलके, कई सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, कई टिश्यू मिलके आर्गन बनते हैं, कई आर्गन जब मिलते हैं तो वो हमारी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, सिस्टम बनाते हैं। यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है कोशिका, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जहां भी साइटो लगा हो आप समझ लीजिए वो कोशिका होता है। कोशिका शब्द का सबसे प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने एक कार्क, जिससे जो पहले शीशे वाली बोतल आती थी उसमें एक कार्क लगा होता था, वो लकड़ी का होता है, उसको उन्होंने काट के देखा था। तो उसमें उनको वो कुछ ऐसे कंपार्टमेंट डिब्बे दिखे थे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता उस तरह का दिखा था। वो डेड सेल में इन्होंने खोजा हुआ था सेल को, तो इसीलिए इन्होंने उसको कोशिका कहा। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा हुआ था, डेड सेल में इन्होंने खोजा हुआ था। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है, यानी जितने भी जीवित सेल हैं वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, यानी पीपीएलओ इसे भी कहते हैं। पीपीएलओ अगर हम अभी फिगर आपको दिखाएं तो ये है पीपीएलओ का इमेज जो है। अब पीपीएलओ यह सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा जीवित कोशिका है। इससे छोटी जीवित कोशिका कोई हो ही नहीं सकती है। पीपीएलओ इसे कहते हैं। और इसका नाम, इसको क्या कहते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यह है पीपीएलओ। तो दुनिया का सबसे छोटा सेल जो होता है वो यह है पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया गैलीसेप्टिकम। अब आते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी है शरीर में? वह है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। आइए इसका फिगर हम देख लेते हैं। यह है तंत्रिका तंत्र, इससे लंबी कोशिका कोई नहीं हो। यह नर्व सेल है ये, और सबसे लंबी कोशिका ये होती है नर्व सेल। सबसे छोटी हमने देख लिया। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और कोशिका एक तरह से अगर हमने देख प्रैक्टिकल के तौर पे अगर हम आपको बताएं तो अगर हम एक खाते हैं या अंडा खाते हैं तो अगर उसको जो कच्चे अंडे को अगर हम कभी तोड़ के देखें तो जो पीले पीले कलर का लिक्विड होता है उसी को हम जीव द्रव्य कह लेंगे। और जो पीले कलर का जो ठोस उसमें निकलता है वो हम न्यूक्लियस कहेंगे या उसको केंद्रक कहेंगे। उसी को आप सेल मान सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से, और जो एक अंडा होता है वो एक सेल या एक कोशिका होती है। इसी तरह से सबसे बड़ी कोशिका
शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। और सबसे लंबी, यहाँ दोनों में अंतर है, यह लंबी है, लंबाई में होती है, और यह बड़ी है यानी साइज में बड़ी होती है, यह शुतुरमुर्ग का अंडा। ये निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। ये तीनों फैक्ट हमें हर किसी को याद होना चाहिए कि कहाँ क्या है। यानी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, यानी पीपीएलओ भी इसे कहते हैं, पीपीएलओ के नाम से भी एग्जाम में आता है। दूसरा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका यानी नर्व सेल है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ऑस्ट्रिच का अंडा है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब कोशिका का सिद्धांत, अब सिद्धांत क्या होता है, एक थियरी दी गई, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान, यानी स्वान मतलब हम कहें अगर संस्कृत में तो कुत्ता होता है, तो इसको याद करने के लिए इन्होंने दिया हुआ था। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि सब कुछ कोशिका से ही मिलकर बनी हुई है। अब आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने मुख्य बातें जो बताई, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। सही बात है, अंडे और स्पर्म से होता है हर, और वह एक कोशिका ही है। यानी प्रत्येक जीव, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधा है, चाहे वो जंतु है, जीव है, जंतु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, हर किसी जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, सेल से होती है। यह सेल थियरी की सबसे पहला फैक्ट है। दूसरा है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी इन्होंने कहा सेल से तो उत्पत्ति हुई, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो एक सेल से बना हो, यानी एक कोशिका से बना हो, या ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सेल से बना हो। जैसे हम लोगों ने पहले अभी देखा था बैक्टीरिया वगैरह, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं। अभी हमने पीपीएलओ देखा, पीपीएलओ सिंगल सेल है, एक ही सेल होता है। अंडा जो होता है एक ही सेल होता है, लेकिन और बहुत सारे सेल, जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स, पौधे हैं, करोड़ों सेल मिलकर बने हुए, यानी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसी हिसाब से एक जो बनता है उसे यूनिसेलुलर कहेंगे, जो बहुत सारे होते हैं उसको मल्टीसेलुलर कहेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। यानी इन्होंने कहा कि एक जो कोशिका होती है स्वाधीन है, यानी अकेले भी वो काम कर सकती है, सारा काम, इसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, अपना काम अकेले करती है। लेकिन सभी कोशिकाएं साथ में मिलकर काम करती हैं, इसी तरह से एक जीव का निर्माण होता है। यानी जब कुछ कोशिकाएं मिलती हैं तो टिश्यू बनता है, जब कुछ टिश्यू मिलती हैं तो आर्गन बनता है, यानी अंग बनता है। जब कई सारे आर्गन मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है। फिर चौथा हम देखेंगे कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य क्रिएटर होता है। यानी बगैर केंद्रक के, यानी केंद्र तो हर किसी को पता है कि बगैर केंद्र के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, यानी केंद्रक जो होता है मुख्य क्रिएटर होता है। अगर केंद्रक नहीं होगा तो आगे सेल बन ही नहीं सकता है। केंद्रक में ही डिवीजन होता है, केंद्रक में ही बाइफर्केशन होता है, अलगाव होता है, इसीलिए अन्य कोशिकाएं बनती है। इस तरह से स्लाइडिंग स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत में चार बातें उन्होंने बताई। सबसे पहली बात कही कि हर जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि जीव का शरीर चाहे एक कोशिका से मिलकर बना होगा या एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बना होगा। फिर उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यानी जैसे हम लोगों ने देखा कि यह कोशिका है, यह एक कोशिका है, लेकिन इसमें सारी चीजें, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इसमें वैक्यूल पाया जाता है, इसमें पैराक्सीसोम पाए जाते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो अपना काम ये अकेले अकेले करता है। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं एक साथ में तो वो अपना काम एक साथ मिलकर करते हैं और वो एक जीव बनाते हैं। अब आते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक। अब हमने पहले बताया था जैसे प्री एग्जाम होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा, और मेंस एग्जाम होता है। तो इसी तरह से प्रारंभिक परीक्षा में एक ही एग्जाम होता है, तो उसमें बहुत सिंपल होता है प्रारंभिक परीक्षा। तो इसी तरह से प्रो होता है, जैसे प्री है उसी तरह से प्रो है। या कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, हमने बताया कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, साइटो मतलब होता है सेल। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, यू मतलब बहुत सारे, यू माने तुम लोग, जैसे बहुत सारे। प्रो मतलब एक, यानी प्री परीक्षा। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। यू मतलब हो सकता है तुम माने बहुत से लोग, यानी बहुत सी कोशिकाएं जब मिलकर बनेंगी तो यूकैरियोट्स होगा। प्रोकैरियोट भी बहुत सारे से मिलकर बनती हैं, ये नहीं है कि एक ही सिंगल सेल होगा, लेकिन ये थोड़ा सिंपल होता है और यूकैरियोट कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग यूकैरियोट्स में आते हैं। पीपीएलओ प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। इस तरह से आगे देखते हैं क्या क्या अंतर होता है। प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं, यानी प्रोकैरियोट कोशिकाएं जो होती हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। यह एक तरह का प्रोटीन है जो कि डीएनए को बांधे रहता है, ठीक है, यह हिस्टोन प्रोटीन हुआ। इसमें प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, पहला चीज।
जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। ये क्रोमेटिन एक धागा होता है जिससे डीएनए बनता है, और इसमें केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। यानी 3 चीजें, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसमें क्रोमेटिन नहीं बनेंगे, यानी एक धागे जैसी संरचना होती है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, यह नहीं बन पाएगी। इसमें सिर्फ डीएनए जो होता है वो गुणसूत्र के रूप में होता है, अन्य कोई आवरण इसके ऊपर नहीं होता, यानी इसके ऊपर कोई कवर नहीं रहता, यानी केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग नहीं होता है। होता है, केंद्रक तो होता है लेकिन विकसित नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। ये प्रोकैरियोट्स का। बैक्टीरिया यानी जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, बैक्टीरिया जितने होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, सबसे पहले ये पैदा हुए थे। और नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, ये नीले कलर के होते हैं, नीले हरे कलर के होते हैं जो शैवाल होते हैं, ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। यानी इसमें क्या क्या नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, क्रोमेटिन धागे नहीं बन पाएंगे, और डीएनए सिर्फ अकेले होता है, यही गुणसूत्र के रूप में होता है, उस पर कोई कवर नहीं होता है, और उसमें केंद्र नाम की कोई विकसित कोशिकांग नहीं होता, यानी केंद्र बहुत ही छोटा होता है, रेसिपिएंट होता है। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगे, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली पाई जाएगी, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जैसे ये हमने जो दिखाया था अभी आपको, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये देखिए केंद्रक है, इस पे ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी केंद्रक मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये जो है ना न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ लिखा हुआ न्यूक्लियर एनवेलप, तो ये एनवेलप पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट होगा उसमें ये एनवेलप नहीं पाया जाएगा। ये और इसमें क्या है, क्रोमेटिन के धागे पाई जाती हैं और न्यूक्लियोलस भी होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। जैसे यह जो नीले कलर का दिख रहा है इसको न्यूक्लियस, इस पूरे गोल को जो होता है, जैसे हम जब अंडा तोड़ते हैं तो जो एक पीले कलर का होता है वो होता है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहेंगे, ये सबसे छोटी का न्यूक्लियस में होता है। तो ये हो गया, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन होंगे, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन होगा, क्रोमेटिन होगा, वहां पे प्रोकैरियोट्स में नहीं था, और न्यूक्लियस होगा बेसिक। अब आते हैं हम लोग अंतर देख लेते हैं दोनों में कि क्या क्या चीज नहीं होगा। अब सबसे पहले हमें इन अंक को याद रखना होगा, धीरे धीरे हम देखते हैं आगे क्या है, कौन कौन से अंक किसमें होंगे किसमें। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। हर सेल में जो प्लांट सेल होता है उसमें कोशिका भित्ति निश्चित रूप से पाई जाती है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लेकिन यूकैरियोट में सेलुलोज की बनी होती है। बेसिक अंतर, जितने भी पौधे हैं उसमें सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है जो उसको मजबूती देती है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सिंपल था। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस भी कहते हैं कोशिका का, ये इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोट में उपस्थित होता है। ये सारे ऑर्गन इसमें उपस्थित होंगे, इसमें ज्यादातर अनुपस्थित होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम आपको दिखाएं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है, इसको इसको कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो ऐसे बना हुआ है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे देखिए एक छोटी छोटी छोटे छोटे बूंद के, इसको राइबोसोम्स कहते हैं। जिस पे पाए जाते हैं इसको रफ का है तो खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे नहीं पाए जाएंगे ये क्या होते हैं, स्मूथ यानी चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे, यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें अनुपस्थित होगा, यहाँ पे यूकैरियोट में उपस्थित होगा। और राइबोसोम्स जो होता है 70s प्रकार का होता है, ये 80s प्रकार का। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, बस आपको याद रख लेना है। ये छोटा है यानी कम है, और ये ज्यादा है यानी यूकैरियोट में ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। अब ये इसका ज्यादा का मतलब नहीं है, ये कोफिशिएंट छोटे बड़े का मतलब होता है, बस आप इतना याद रखिए, कि जो प्रोकैरियोट्स होता है वो ऑब्वियस सी बात हर चीज में कमजोर है, तो यहाँ भी कमजोर होगा, 10 पॉइंट कमजोर है, ये 10 पॉइंट ज्यादा है। गाल्जी बॉडी जो है अनुपस्थित होता है, यहाँ गाल्जी बॉडी उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली यहाँ प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित है और यहाँ पे उपस्थित है, जो हमने अभी बताया कि केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली बनी हुई है, ये यूकैरियोट्स में है। लाइसोसोम्स ये अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में उपस्थित होते हैं। डीएनए जो होंगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, यानी एकल सूत्र होगा, जैसे एक ही होता है, और इसमें पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में होता है, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन होगा इसलिए वो दोहरा होता है और पूर्ण विकसित होता है। यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, यानी जैसे एक स्ट्रैंड की तरह से ऐसे एक खींच दिया, यही डीएनए होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऐसे करके ऐसे डीएनए होगा,
ये डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड होगा यूकैरियोट्स में, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड होगा। कशाभिका यानी फ्लैजला होता है, यह एक तंतुक होता है, यानी यह सिंगल होता है, यानी एक ही कशाभिका पाई जाती है, जैसे जो हिलता रहता है एक पूंछ की तरह से, इसको कशाभिका कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ 11 तंतुक होते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें 11 होते हैं, इसमें कुल एक होता है। यूकैरियोट्स से भाई obvious सी बात है हमेशा कमजोर होगा विचार, इसके पास कम ही होगा। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस इसमें अनुपस्थित होगा, इसमें उपस्थित होगा। सेंट्रियोल्स इसमें अनुपस्थित होगा, इसमें उपस्थित होगा। श्वसन जो होगा इसमें प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो होगा कहाँ से, तो इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो प्लाज्मा झिल्ली में श्वसन होगा। प्रोकैरियोट्स में इसके पास कोई अंग है नहीं है, लेकिन इसके पास एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं, यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, जैसे हम हैं लिंग प्रजनन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेक्वाइड में होता है और यहाँ क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यूकैरियोट्स में जो हरे पौधे होते हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, और ये थाइलेक्वाइड होता है। ठीक है, थाइलेक्वाइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थाइलेक्वाइड, अब ये पूछ सकता है कि किसमें थाइलेक्वाइड होता है किसमें नहीं होता है, तो थाइलेक्वाइड जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट्स में होता है। कोशिका विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री होगा, और वो अर्धसूत्री प्रकार का होता है, और ये अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। यहाँ सिर्फ एक प्रकार का कोशिका विभाजन होगा और यहाँ दोनों प्रकार का होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अंतर देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग कोशिका के मुख्य भाग देखेंगे कि मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं सेल के, और क्या क्या चीजें होती हैं। कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, तारक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसको हम फिगर के साथ में देखेंगे। तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।